हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं सुनील अव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। एक यूपीएससी इंटरव्यूअर अव्यक्ति, सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेखक, दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, अनअकैडमी का एजुकेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज डीएनएन एनालिसिस फॉर यूपीएससी। चैप्टर नंबर 5 यानी हम पढ़ने जा रहे हैं मुद्रास्फीति, जो प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी यानी कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स के लिए यानी ट्रेंड, इन्फ्लेशन का कुछ फैक्ट्स, और मेंस के लिए कॉन्सेप्ट। तो चलिए फटाफट अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 6 पिलर हैं यानी 6 पार्ट हैं इस चैप्टर के। सबसे पहले हम ग्लोबल इन्फ्लेशन देखेंगे, उसके बाद हम डोमेस्टिक इन्फ्लेशन देखेंगे, फिर करंट ट्रेंड इन इन्फ्लेशन एंड इट्स ड्राइवर्स यानी मुद्रास्फीति वर्तमान में कैसी है, और जो भी मुद्रास्फीति है उसके फैक्टर्स कौन है यानी किन कारणों से वो मुद्रास्फीति बढ़ रही है, उसके हम कारक पढ़ेंगे, फैक्टर्स पढ़ेंगे, आवास की कीमतें पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक सरसरी निगाह से। औषधि मूल्य निर्धारण बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सरसरी निगाह से देखेंगे। याद रखिएगा कि बाई चांस आ जाए तो आ जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट यानी स्टार्टिंग के 3 पॉइंट जिस पर हम बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, यूपीएससी की तैयारी के लिए इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। ये मेरे बारे में जानकारी, जो भी बच्चे मुझे फॉलो करना चाहते हैं, एक बड़ा एक्सपीरियंस मेरे साथ कनेक्टेड है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इस एग्ज़ाम को लगातार मैंने निकाला है, इंटरव्यू दिया है मैंने, और आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन कॉम्बो या जीएस आइकॉनिक प्लस जो भी आप लेना चाहते हैं ऑप्शनल, इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, 50% अभी डिस्काउंट है। आप जीएस और सीसेट दोनों में एडमिशन ले सकते हैं, और बहुत बेहतर प्लान है। वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपका परफॉर्मेंस इंडेक्स जिसे हम एलपीआई कहते हैं वो भी निकाला जाएगा। और 27 फरवरी सुबह 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैट होता है, आपको पता है। आपको प्राइज भी मिलता है, उसके साथ साथ आपका टेस्ट भी होता है। इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, तो कॉम्बैट जरूर दें मेरे कोडेस के लाइव के साथ रजिस्टर करके। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के क्या फायदे हैं, पर्सनल कोच मिलता है, यानी आपको सब कुछ मिलता है जो आपकी सक्सेस के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं। अगर आप केवल जीएस के लिए भी लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं, और अगर आप ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं, सभी ऑप्शनल यहाँ लगभग पढ़ाए जाते हैं। हिंदी लिटरेचर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ सकते हैं। मेरा कोड है SK लाइव। ये ध्यान रखिएगा, चाहे आप लोन लें और चाहे जो करें, आप अगर मुझसे कनेक्ट रहना चाहते हैं तो इस कोड को आप जरूर यूज करें। 0% इंटरेस्ट रेट एंड नो प्रोसेसिंग फी के साथ अनअकैडमी आपको लोन भी प्रदान करता है एजुकेशन के लिए, आप उसे ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यानी आज का चैप्टर नंबर 5 द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का, जिसकी थीम है द एजाइल अप्रोच यानी चुस्त दुरुस्त अप्रोच, जांची परखी अप्रोच, कीमतें और मुद्रास्फीति चैप्टर का नाम है। प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। उसके साथ साथ मेंस में जब आप इकोनॉमी यानी जीडीपी की ग्रोथ को लेकर के कोई प्रश्न आपसे बनता है तो यह चैप्टर आपके लिए मेजर रोल प्ले करता है। कॉन्सेप्ट यानी मुद्रास्फीति का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, अगर ज़्यादा है तो जीडीपी को कम करता है वो। तो कहीं ना कहीं इसी विषय को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। 5 पिलर्स फिर आपके सामने, यानी पहला ग्लोबल इन्फ्लेशन, दूसरा डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, तीसरा वर्तमान में क्या ट्रेंड चल रहा है और उसके रीजन क्या है, फिर हाउसिंग प्राइसेस, फार्मास्यूटिकल प्राइसेस, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव फॉर मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई साइड फैक्टर्स, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और ये हमारे मेंस के सिलेबस में यानी पहली यूनिट भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय यानी यहाँ पर लगेगा। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यानी इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपके लिए कुछ की टर्म्स जानना आवश्यक है। मुझे उम्मीद है कि जो बच्चा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहा है उसे ये सारी चीजें तो पता ही होंगी, लेकिन फिर भी जो है एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। व्हाट इज इन्फ्लेशन? यानी इन्फ्लेशन वह दर है जिस पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का सामान्य स्तर बढ़ता है, यानी वस्तुएं और सेवाएं महंगी हो जाती हैं और जो लोगों की क्रय शक्ति है, खरीदने की क्षमता वो गिरती है, उसे ही हम मुद्रास्फीति कहते हैं। तो बताने की आवश्यकता नहीं। मुद्रास्फीति मुद्रा के मूल्य का गिर जाना। अब मुद्रा का मूल्य कमजोर, यानी पहले आप 1 रुपए में या
आप 100 रुपए में 5 गुड्स लेते थे, कोई सी भी वस्तु खरीदते थे। अब क्या हो जाएगा, यानी जब 100 रुपए में केवल आपको 3 ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, मुद्रास्फीति हो गई, वस्तुएं क्या हो गई, महंगी हो गई। ध्यान रखिएगा, इसी को बोलते हैं महंगाई। तो इसका मतलब है मुद्रास्फीति का जो हम पूरा यहां पर इकोनॉमिक सर्वे देखने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम महंगाई पढ़ने जा रहे हैं। वो जो गाना आपने सुना होगा, एक फिल्म में था कि महंगाई डायन खाए जाता है। तो जो महंगाई है वो पढ़ने जा रहे हैं, और वो डायन कैसे है, यानी इन टर्म्स ऑफ लोगों की क्रय शक्ति कम होती है, अगर उनकी इनकम कम है और क्रय शक्ति कमजोर हो जाती है मुद्रास्फीति के कारण, तो कैसे उनके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। और जब एक व्यक्ति पर इम्पैक्ट डालता है, तो व्यक्ति केवल एक इकोनॉमी में व्यक्ति नहीं होता है, वो क्या होता है, वो एक कंज्यूमर भी होता है, वो एक प्रकार से इन्वेस्ट भी करता है, यानी वो भी इन्वेस्टर होता है। ये मत समझिए कि इन्वेस्टर हमेशा सरकार होती है और प्राइवेट सेक्टर होते हैं, वो तो होते ही होते हैं। एक आम आदमी भी इन्वेस्ट करता है जब वो कोई वस्तु खरीदता है, कोई सेवा खरीदता है। अगर वो कोई वस्तु खरीदता है, कोई सेवा खरीदता है, तो इसका मतलब वो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसका इन्वेस्टमेंट कमजोर होता है। और जब आम आदमी का इन्वेस्टमेंट कमजोर होता है, तो स्वाभाविक है इकोनॉमी में डिमांड की कमी हो जाती है, और जब डिमांड की कमी हो जाती है तो सप्लाई साइड यानी जो उत्पादन करने वाली शक्तियां हतोत्साहित हो जाती हैं, और यह इकोनॉमी को मंदी की तरफ लेकर के चला जाता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, मुद्रास्फीति महंगाई का बढ़ना कैसे मंदी की तरफ लेकर के चीजों को चला जाता है, ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। मुद्रास्फीति यानी जब ज्यादा हो जाए तो उसकी बातचीत हम कर रहे हैं। की टर्म्स यानी थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी आप मुद्रास्फीति पढ़ा, और मुद्रास्फीति में आपको दो पढ़ना है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और इसके बाद दूसरा आपको पढ़ना है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो हम दो चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद फिर चैप्टर के अंदर जाएंगे, और आप अगर इसको बहुत अच्छे से समझेंगे तो कहीं ना कहीं हम बहुत बेहतर आउटकम ले पाएंगे। वैसे भी द हिंदू की क्लास में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसके बारे में बहुत अच्छे से, यानी वहां पर इकोनॉमिक सर्वे मैंने जो समरीज कराई हैं, और रेगुलर ये तो होता ही रहता है, कुछ न कुछ आता रहता है मेरे बच्चों। तो सबसे पहले होलसेल प्राइस इंडेक्स पीटी के लिए, ठीक है ना, और मेंस के लिए भी, बट पीटी के लिए अगर हम यहां देखें तो पहला पॉइंट आता है जो आपको जानना है कि ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, यह हिंदुस्तान में मुद्रास्फीति के इंडिकेटर्स के रूप में, यानी मुद्रास्फीति के संकेतक के रूप में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यानी हम सीपीआई से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा किसका, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स का। तो पहली चीज ये है। अब आता है यह कौन निकालता है, तो आपके सामने आर्थिक सलाहकार कार्यालय कौन है, इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफिस, किसका, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का आर्थिक सलाहकार कार्यालय है। यानी जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को आर्थिक मुद्दों पर सलाह देता है, उसका जो ऑफिस है, यह मतलब आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये क्या करता है, ये क्या करता है, याद रखिएगा, यानी यह थोक व्यवसायों द्वारा क्या करता है, यह होलसेल बिजनेसेस के द्वारा अन्य व्यवसायों को बेचे गए और थोक में किए गए व्यापार की कीमत में बदलाव को मापता है। यानी होलसेल, यानी आप एक शॉपकीपर है, आप होलसेल से ही तो सामान खरीदेंगे ना, यानी एक होलसेलर व्यवसायी होगा, और एक आप होंगे रिटेलर यानी जो भी साबुन, ठीक है, और इसके अलावा जो भी कमोडिटीज आपके पास है, तो आप कहां से लाएंगे, यहीं से लाएंगे ना। तो ऑब्वियस है यह थोक में व्यापार की स्थिति के बारे में बातचीत करता है, याद रखें, ठीक है ना, क्लियर है। यानी इसमें घरेलू बाजार में थोक बिक्री से संबंधित सभी लेन देन शामिल होते हैं, थोक मूल्य सूचकांक ये, याद रखें। यानी थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमत का पता लगाने के लिए, पॉइंट को नोट करिएगा, थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमत क्या है उसका पता लगाने के लिए WPI का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, क्योंकि भाई सभी वस्तुओं का आकलन कर, सभी वस्तुओं की कीमत कितनी है इसका आकलन कर पाना इतना आसान काम तो है नहीं। तो इसीलिए WPI के द्वारा यानी हम मापन कर लेते हैं, एक नमूना ले लेते हैं, यानी कुछ वस्तुओं को हम लेते हैं और उसके बाद एक आंकड़ा निकाल लेते हैं, याद रखिएगा, ठीक है।
और इसी होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर भारत में महंगाई की गणना की जाती। ये इंपॉर्टेंट, यानी महंगाई की गणना आपसे पूछेगा किस पर की जाती है, तो आप हमेशा बताइएगा WPI पर की जाती है, याद रखिएगा। CPI पर जरा समझिएगा, CPI पर क्या किया जाता है, CPI पर उपभोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है महंगाई का, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो महंगाई की गणना WPI के आधार पर की जाती है, याद रखें, ठीक है ना। अब आते हैं हम दूसरा, यानी क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। यह खुदरा खरीदार के नजरिए से मूल्य परिवर्तन को मापता है, ठीक है ना, खुदरा कारोबार। और यह कौन निकालता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, ठीक है। कौन निकालता है, ध्यान रखिएगा। यानी यह खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से जो मूल्यों में परिवर्तन होता है उसकी माप करता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो आपको ध्यान रखना है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसका मतलब है कि उपभोक्ताओं पर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे हम और आप जो सामान खरीद रहे हैं, हमारे ऊपर उस सामान के खरीदने का क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमें सस्ते में मिल रहा है, महंगे में मिल रहा है, इसकी जांच के लिए CPI सबसे महत्वपूर्ण इंडेक्स होता है, याद रखिएगा। यानी एक शब्द में WPI उत्पादक स्तर पर मुद्रास्फीति की माप करता है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता के स्तर पर एक उत्पादक है और एक उपभोक्ता है, याद रखिए, ठीक है। आई होप आप समझ गए। बट भारत की जो मौद्रिक नीति समिति है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जो भारत में बैंक रेट और रिजर्व रेशियोज के बारे में, यानी बैंक में रेट और रेशियोज का निर्धारण करती है, जो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की सबसे बड़ी संस्था है मौद्रिक नीति समिति। वह किसको अपनाती है, अपने डेटा की जांच परख के लिए, तो वो CPI को ही अपनाती है। अप्रैल 2014, ये फैक्ट भी याद रखिएगा, अप्रैल 2014 में RBI ने मुद्रास्फीति के मापन के लिए क्या किया है, यानी CPI को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को आधार बनाया है। ये सारे फैक्ट आप दिमाग में रख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। एक फैक्ट और है, यानी ये दोनों आधार वर्षों पर निकाले जाते हैं। तो WPI का जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है, ये ध्यान रखिएगा। क्या है, 11-12 है। और जो CPI है उसका आधार वर्ष 2012 है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा यहां पर आपको और कुछ खास देखने की जरूरत नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट बचता है, उसे हम बोलते हैं हेडलाइन मुद्रास्फीति और कोर मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं, हेडलाइन मुद्रास्फीति और कोर मुद्रास्फीति। तो इसके बारे में हम अभी, यानी आगे जब पॉइंट्स आएंगे तो पढ़ेंगे। अब देखिए, पहला पिलर आता है ग्लोबल इन्फ्लेशन, यानी वैश्विक मुद्रास्फीति। देखिए इसमें अपने लिए कुछ खास नहीं, यानी PT के लिए ग्लोबल ऑब्वियस है। कोविड के दौर में एक कॉन्सेप्ट केवल बता देता हूं, फैक्ट आप मत पढ़िए, कोई मतलब नहीं। कॉन्सेप्ट यह कि भाई कोविड के काल में लॉकडाउन्स लगे, फिर धीरे धीरे अनलॉक हुआ, एक साथ हुआ नहीं, कहीं पर अनलॉक किया गया यानी इकोनॉमी को खोला गया, सीमाओं को खोला गया, कहीं नहीं खोला गया। तो कहने का मतलब है कि जो डिमांड एंड सप्लाई दोनों तरफ से डिसरप्शन रहा, बाधाएं रही हैं वर्ल्ड इकोनॉमी में। तो स्वाभाविक है सरकारों ने क्या किया, स्टिमुलस पैकेजेस जारी किए। और जब भी मार्केट में स्टिमुलस पैकेज का मतलब क्या होता है कि सरकार ने मार्केट में एक बड़ी मात्रा में मुद्रा का प्रवाह कर दिया इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, तो मुद्रास्फीति बढ़ती है। जब भी मंदी होती है और सरकार खर्चा करती है तो कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति की स्थिति बनती है। तो संपूर्ण विश्व में याद रखिएगा जो मुद्रास्फीति थी वो बढ़ी है। जैसे जो भी एडवांस इकोनॉमी यानी विकसित अर्थव्यवस्थाएं, उसको अगर आप देखेंगे तो 2020 में उनकी जो इन्फ्लेशन थी वो 0.7% थी, लेकिन वो 21 में 3.1 हो गई। क्यों हुआ, क्योंकि एनर्जी, ऊर्जा, फूड यानी भोजन, नॉन फूड यानी जो है गैर खाद्य वस्तुएं, ठीक है ना, इनकी लागत में वृद्धि हो गई। और लागत में वृद्धि क्यों हुई, तो वही
लॉकडाउन के कारण की बाधाएं। तो यानी लागत जन्य मुद्रास्फीति रही है, यह एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं पीटी के लिए कि जैसे कोई आपसे पूछे और आप सोचिएगा क्या इस पॉइंट पर आपने सोचा कि कोविड-19 में ग्लोबल इन्फ्लेशन का मान लीजिए प्रश्न पीटी में आ जाए, सबसे बड़ा कारण क्या था, तो क्या आपने विचार किया? तो आप बोलेंगे यस सर, इसका कारण अभी अभी आपने डिस्कस किया, वो क्या था? इनपुट कास्ट ज्यादा थी, यानी लागत जन्य मुद्रास्फीति। यानी जब लागत के कारण चीजें उत्पादक को महंगी हो जाए तो वो महंगे में बेचेगा, किसको? कंज्यूमर को। तो फिर उसी को बोलते हैं लागत जन्य। तो जब इनपुट प्राइसेस बढ़ गई, यानी इनपुट प्राइसेस यानी कोई भी चीज अगर हमें पैदा करना है, तो जैसे मान लीजिए हमें सब्जी पैदा करना है, हमें कुछ जो है फ्रूट्स पैदा करने हैं, ठीक है, हमें कोई खाद्यान्न पैदा करना है, तो अब अगर डीजल और की कीमत बढ़ जाएगी, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी, तो जहां पर भी डीजल का इस्तेमाल करके हम उत्पादन कर रहे हैं तो वो उत्पादन से संबंधित कमोडिटीज भी तो महंगी हो जाएगी, उसका ट्रांसपोर्टेशन परिवहन भी तो महंगा हो जाएगा ना। तो इसको बोलते हैं इनपुट प्राइसेस के कारण, यानी इनपुट प्राइसेस यानी कोई भी चीज उत्पादित करते समय जो लागत लगती है वो बढ़ गई थी ड्यूरिंग कोविड। तो इसके कारण से एनर्जी, फूड, नॉन फूड, इन सब की कीमत बढ़ गई थी, और जब कीमत बढ़ी तो स्वाभाविक है मुद्रास्फीति वही है, जब कीमतें बढ़ जाती हैं लोगों की क्रय शक्ति कमजोर हो जाती है, अभी आपने पढ़ा। तो अब देखिए पहला कॉन्सेप्ट यहां से हमने क्या सीखा कि जो ग्लोबल इन्फ्लेशन रहा है कोविड के दौर में, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या रहा है? तो आप बताइएगा, इनपुट प्राइसेस बढ़ने के कारण, यानी लागत जन्य मुद्रास्फीति। क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव इन्फ्लेशन। तो पहला कॉन्सेप्ट हमने यहां पर यह पढ़ा, याद रखें, ठीक है। उसके बाद अब ये इकोनॉमिक सर्वे के डेटा है कि भारत में कह रहा है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो अपनी लिमिटेशन में रहा। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। यानी यहां ये कहा गया कि जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, उनमें क्या हुआ, उनका इन्फ्लेशन जो उनका टारगेट होता है ना, मान लीजिए कि अमेरिका का टारगेट है कि हम 2% रखेंगे इन्फ्लेशन, लेकिन उनका बढ़ के 6% हो गया, ठीक, ऐसा एक एग्जांपल, वही बात कर रहा। बट इंडिया में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जिसके आधार पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, तो वो क्या रहा है? सीमाबद्ध रही। सीमाबद्ध का मतलब आप लोग बताइए, कितने बच्चों को रिकॉल किया? सीमाबद्ध क्या, सीमाबद्ध क्या, सीमाबद्ध क्या है? तो आप बताएंगे सर सीमा मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, यानी कि आप देखें लचीला मुद्रास्फीति फ्रेमवर्क जो हम 2016 में लाए थे, 2021 में जिसको हमने फिर से 2026 तक के लिए बढ़ा दिया, 5 साल के लिए, ठीक है ना। तो इसमें मुद्रास्फीति का लक्ष्य कितना रखा गया? सीपीआई मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि सीपीआई ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपनाती है, तो 4+- 2% है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि या तो 2 रहेगी मिनिमम, या मैक्सिमम 6 रहेगी, इसी के बीच में रहेगी। तो 6 के अंदर रही थी इकोनॉमिक सर्वे जब तक लिखा गया। तो आप सबको पता है, अभी मैंने हिंदू में पढ़ाया कि जनवरी में 6% को पार करी है, हल्का सा। तो ये एक ट्रेंड है जो आपको दिमाग में रखना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद यूके के बारे में बताया गया कि उनकी मुद्रास्फीति 1982 के बाद सबसे ज्यादा हो गई, यानी 1982 के बाद सबसे ज्यादा, यानी उनकी मुद्रास्फीति 7% पर पहुंच गई। बताइए, हमारी तो 6 पर ही रही है, ठीक है ना। यूके में भी यह 30 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। तो इसका मतलब है आपको बस ये, ठीक है, पीटी के लिए तो जो मैंने बता दिया। मेंस के लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या मेरे प्यारे बच्चों? जैसे अब हम एक निबंध लिख रहे हैं, मान लीजिए कोविड का विश्व पर प्रभाव, कोविड का वैश्विक प्रभाव आ सकता है कि नहीं? बिल्कुल आ सकता है भाई, कोविड का वैश्विक प्रभाव, या कोविड का विश्व अर्थव्यवस्था पर वैश्विक में प्रत्येक चीज आएगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सब पर आएगा। जैसे कोविड का जब आप ग्लोबल इंपैक्ट लिखेंगे तो उसमें सामाजिक इंपैक्ट क्या हुआ, पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या हुआ, यानी ऑब्वियस है भाई सामाजिक इंपैक्ट क्या हुआ, भाई शिक्षा जो है बंद हो गई, सामाजिक इंपैक्ट हो गया। इसके अलावा जो है, जो वीकर सेक्शन थे उनकी जो स्थिति और कमजोर हो गई। एक एक पॉइंट बस बता रहा हूं। और इसके बाद फिर सामाजिक के बाद पॉलिटिकल क्या इंपैक्ट हुआ, आप देखिए पार्लियामेंट सारी बंद हो गई, ठीक है। तो ऑब्वियस है, एक एक एग्जांपल केवल मैं दे रहा हूं। फिर इसके बाद इकोनॉमिकल क्या रहा, तो जीडीपी नेगेटिव में आ गई, ये सारी। तो कोविड का वैश्विक इंपैक्ट में बहुत सारे पॉइंट आएंगे, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की क्या, समथिंग समथिंग समथिंग,
बट उसमें एक पार्ट आएगा इकोनॉमिक्स पर इंपैक्ट, तो इकोनॉमिक्स में आप लिखेंगे क्या इंपैक्ट रहेगा इस पॉइंट में, जो अगर ए से आता है ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ कोविड, तो आप ये पॉइंट लिखेंगे कि अगर हम मुद्रास्फीति देखें तो यूएसए 1982 के बाद सबसे बड़ी मुद्रास्फीति के दौर में पहुंचा ड्यू टू इंपैक्ट ऑफ कोविड। यूके 30 वर्षों के उच्चतम स्तर पर मुद्रास्फीति में पहुंचा ड्यू टू कोविड। तो आप यहां से देख सकते हैं, तो ये इंपैक्ट हो गया। इसके अलावा अगर डायरेक्ट आता है कि कोविड का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, तब भी ये पॉइंट आप लेके आएंगे। इसके साथ तीसरा, अगर आप भारत पर कोविड का इंपैक्ट आता है तो भी आप मुद्रास्फीति तो लिखेंगे ना कि भाई होलसेल प्राइस इंडेक्स हमारी डबल डिजिट में चल रही है। अभी हम यहां भी पढ़ेंगे और हमने पहले भी पढ़ा हुआ इकोनॉमिक सर्वे और बजट के एनालिसिस कराते समय मैंने यूट्यूब पर कराया हुआ, तो इंडिया पर भी पढ़ा, तो एक कंपैरेटिव अध्ययन हो जाएगा, बस याद ध्यान रखिएगा इसलिए, ठीक है ना। तो अब यहां पर वही चीज डेटा में कहा गया तो आपको देखने की जरूरत नहीं, यूएस ब्राजील इंडिया, यानी यहां पर ये बताया गया कि इंडिया में अभी हम कंट्रोलिंग में है, हमारा 2 to 6 के बीच में होना चाहिए, आइडियल 4 होता है बट हम इसके बीच में है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, बस याद रखें, बाकी आपको अन्य पढ़ने की जरूरत नहीं। तो पहला पार्ट एक बार मेरे बच्चे बताएं सारे कमेंट करके, क्या, क्योंकि देखिए आपके कमेंट से ना मुझे शक्ति मिलती है कि चलो मैं बच्चों को समझा पाया। ग्लोबल इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट, वैश्विक मुद्रास्फीति का कॉन्सेप्ट आप समझे कि नहीं समझे, ठीक है ना। मुद्रास्फीति समझ गए, ग्लोबल माने वैश्विक, और एग्जांपल यूके ब्रिटेन का, अन्य जो है सॉरी यूके और यूएस का। अब आता है डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, हमारे लिए घरेलू मुद्रास्फीति। क्यों? क्योंकि आपको पता है यूपीएससी ने मेंस में पूछा भी है, पहली यूनिट भारतीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों को जुटाना, विकास, प्रगति, रोजगार, कि भाई जीडीपी पर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है, जीडीपी पर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है, जीडीपी पर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब आप मुझे बताइए जीडीपी पर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए पूछ सकता ना। तो आइए हम इसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कुछ फैक्ट्स के द्वारा। यानी जीडीपी अगर मुद्रास्फीति 4 ± 2% के इर्द गिर्द है और खासकर आइडियल 4% है, तो जीडीपी पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमने यही टारगेट रखा है। लेकिन अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो समस्या हो जाएगी। यानी अगर वो लगातार 5 पर ही बना रहे, 5 के ऊपर, जैसा कि इंडिया में लॉकडाउन और उसके बाद बना रहा है, तो वो जीडीपी पर असर डालेगा। कैसे डालेगा बच्चे? क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है लोगों की क्रय शक्ति कमजोर पड़ जाएगी, वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। अब लोगों की क्रय शक्ति कमजोर पड़ेगी तो लोग भाई क्या करेंगे, अपनी इच्छाओं को संकुचित कर लेंगे, कम खरीदेंगे ही नहीं। आदमी संतोषम परम सुखम की भी तो उदाहरण होती है ना कि चलो भैया हम संतोष कर लेंगे, हम नहीं करेंगे। तो जब कंज्यूमर इन्वेस्टमेंट करना बंद करेगा तो इकोनॉमी में डिमांड का संकट हो जाएगा, और जब इकोनॉमी में डिमांड का संकट होगा तो जो उत्पादन करने वाला सप्लायर है, कंपनियां, फर्म, इंडस्ट्रीज, वो भी उत्पादन नहीं करेंगे। कहीं भैया जब ये लोग खरीदेंगे नहीं तो हम बेचेंगे किसको? तो गुड्स बना करके हम अपने अपने घरों में तो लगाएंगे नहीं, माल गोदाम में रखने से तो काम चलेगा नहीं, उसको तो लोगों के हाथ में जाना चाहिए। तो ये इकोनॉमी को मतलब क्या करता है, उसको मंदी के दौर में लेकर के चला जाता है, याद रखिए। अगर मुद्रास्फीति ज्यादा है तो ठीक है ना, और अगर डबल डिजिट में है तब तो समस्या है। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो खुदरा मुद्रास्फीति है, याद रखिएगा, उसके बारे में है कि रिटेल इन्फ्लेशन भारत में मापा जाता है किसके द्वारा? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। और इसमें रूरल और अर्बन दोनों के इन्फ्लेशन को शामिल किया जाता है, नहीं शहरी और ग्रामीण भारत दोनों के इन्फ्लेशन को शामिल किया जाता है, याद रखिएगा। किसको मेरे बच्चे शामिल किया जाता है? शहरी और ग्रामीण भारत दोनों के इन्फ्लेशन को। किसमें? खुदरा मुद्रास्फीति में। अब थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, यहां पर जरा समझिएगा मेरे बच्चे। यहां पर रूरल प्लस अर्बन इन्फ्लेशन को समझने के लिए एक छोटी सी चीज आपको समझनी पड़ेगी। जो बच्चों सीपीआई है ना, ये 4 प्रकार से निकाली जाती है, ठीक है, या इसके 4 प्रकार हैं, आप ऐसा मान लेते हैं। पहला होता है औद्योगिक श्रमिकों के लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए।
IW के लिए क्या होता है? CPI। तो पहली CPI IW के लिए, दूसरी होती है मेरे बच्चों कृषि मजदूरों के लिए यानी एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए ALCPI, और तीसरा होता है ग्रामीण मजदूरों के लिए यानी किसके लिए? रूरल लेबरर्स के लिए यानी ग्रामीण मजदूरों के लिए जो आपकी CPI है, और चौथा होता है CPI जो R+U, रूरल प्लस अर्बन, इसको CPI बोलते हैं या इसे CPI संयुक्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CPI कंबाइंड। तो ये 4 प्रकार से CPI निकाली जाती है, बट जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिटेल इन्फ्लेशन यानी रिटेल इन्फ्लेशन मापा जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसके द्वारा, रूरल प्लस अर्बन जो हमारा इंडेक्स है उसके द्वारा। तो ये आप एक फैक्ट याद रखिएगा, इसके द्वारा मापा जाता है। और ये कौन निकालता है? याद रखिएगा, यानी ये जो पहले 3 है, ये वाला और ये वाला, यानी इन तीनों को किसके द्वारा निकाला जाता है? यानी ये इंपॉर्टेंट है, ये जो 3 है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, इसको कौन निकालता है? श्रम मंत्रालय, लेबर मिनिस्ट्री, श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय का जो लेबर ब्यूरो होता है, श्रम ब्यूरो होता है। क्या होता है? जो लेबर ब्यूरो होता है यानी जो श्रम ब्यूरो होता है वो निकालता है। और ये जो चौथे प्रकार की CPI है जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा, इसे कौन निकालता है? यानी इसे CSO निकालता है, जिसे हम केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और यह मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। वही यहां पर कहा गया है खुदरा मुद्रास्फीति, बार बार खुदरा मुद्रास्फीति की बात होगी क्योंकि हम मॉनेटरी पॉलिसी के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बट यहां मैं एक चर्चा करना चाहूंगा, आप बताइए कि सरकार WPI के बारे में जो बहुत ज्यादा नहीं लिखा जाता, आप मुझे बताइए कि हम लोगों ने हिंदू में पढ़ा कि WPI अगर है तभी तो CPI है। अरे भाई, खुदरा मूल्य अगर थोक मूल्य सूचकांक बढ़ता है तो ऑब्वियस है जो थोक विक्रेता है, रिटेल दुकान वालों को महंगे में सामान बेचेंगे, और जब वो महंगे में सामान बेचेंगे तो वो अपने कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को जो है महंगे में बेचेंगे। तो यानी जो भारत में महंगाई है, ठीक है, आप CPI के आधार पर मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन हमें WPI का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि WPI ही खुदरा मुद्रास्फीति को बढ़ाती है। और WPI कैसे बढ़ता है, जरा कॉन्सेप्ट को एक बार फिर यहां पर मैं समझाऊं आपको मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपसे कोई पूछा जाए कि भाई WPI कैसे बढ़ा, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स क्यों बढ़ता है, जैसे अभी हम पढ़ेंगे 12.5 इकोनॉमिक सर्वे में है, ठीक है ना, और 13 भी पहुंच गया था, अभी हम 12 के आसपास वर्तमान में है, यानी 12 के आसपास नहीं, मतलब 12 या 12 से ऊपर। तो WPI बढ़ता कैसे? तो हमने पीछे पढ़ा इनपुट कास्ट, यानी लागत जब बढ़ जाती है किसके? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में। यानी जब भी हम वस्तुओं के उत्पादन की लागत बढ़ती है तो WPI बढ़ता है। अब अगर लागत बढ़ेगी, यानी जो उत्पादक होते हैं अगर वो महंगे में उत्पादन करेंगे तो वो होलसेल थोक विक्रेताओं को क्या सस्ते में देंगे? अरे मान लीजिए आप कोई वस्तु उत्पादित कर रहे हैं, आप किसान हैं, कोई, ठीक है, उद्योग चलाते हैं, तो आपका उत्पादन महंगे में पड़ा, तो जो थोक विक्रेता आएंगे सब, उनको आप क्या करेंगे? महंगे में ही तो बेचेंगे ना। तो आप अपना लागत भी निकालेंगे यहां पर, प्लस आप लाभ भी चाहेंगे, तो लागत और लाभ, चूंकि लागत महंगी हो चुकी है ड्यू टू लॉकडाउन और कोविड की परिस्थितियां, तो आप लागत भी निकालेंगे और उसके बाद आप लाभ भी प्राप्त करना चाहेंगे, तो आप थोक विक्रेताओं को महंगे में बेचेंगे। और जब थोक विक्रेता महंगे में बेचेगा पाएगा तो रिटेलर्स को क्या वो करेगा? तुम भैया लेके जाओ, तुम हमारे समधी हो, तो वो क्या करेगा? रिटेलर वो भी इसको महंगे में बेचेगा। समधी मतलब होता ना कि भाई रिश्तेदार हो, बड़ा खास है, चलो हम दे देते, रिटेलर को भी ये महंगे में बेचेगा। तो अब आप रिटेलर को जब महंगे में बेचेगा तो जो उपभोक्ता जब खरीदेगा, यानी आप खरीदेंगे इसको, उपभोक्ता जब आएगा रिटेलर के पास तो इसको भी ये महंगे में देगा। तो महंगाई
और महंगाई डायन खाया जाता है, तो इसका मतलब महंगाई यहां डायन हो जाएगी, यानी उपभोक्ता को महंगे में मिलेगा। तो अब उपभोक्ता क्या करेगा, अपनी इच्छाएं रोक देगा, अपनी इच्छाओं को रोक देगा, यानी जो अति आवश्यक है वहां पर तो खर्चा करेगा, जिनके बिना यानी रोटी कपड़ा मकान टाइप का, तो उन पर तो वो चलेगा, लेकिन अन्य आवश्यकताएं जैसे उसका ऑटोमोबाइल हो गया या लग्जरी हो गई उसको छोड़ देगा। तो जो जिनको वो छोड़ देगा उसकी इकोनॉमी में डिमांड कम हो जाएगी। तो इनको उत्पादित करने वाली जो उत्पादनकारी इकाइयां यानी फर्म है, कंपनीज हैं, वो जब डिमांड कम होगा तो उत्पादन बंद कर देंगे या कम कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं डिमांड कम उत्पादन कम, तो इकोनॉमी का जो साइकिल है वो क्या हो गया, कमजोर हो गया, वीकन हो गया कि नहीं हो गया, ध्यान रखिएगा। तो ये इंपैक्ट है। तो घरेलू मुद्रास्फीति हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, चलिए वो तो अलग। अब यहां पर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन के बात में है, तो आप प्लीज डोमेस्टिक इन्फ्लेशन किसके द्वारा मापते हैं याद रखिएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड रूरल प्लस अर्बन के द्वारा, याद रखिएगा। और 2020-21 में इसके बारे में कहा गया 6% से थोड़ा ऊपर था, यानी हम टारगेट से ऊपर निकल गए थे। 6% से थोड़ा ऊपर था 20-21 में, लॉकडाउन के टाइम पर 6% से ऊपर चला गया था, यानी जो हमारा फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग FIT का टारगेट है 4+-2, यानी या तो 2 हो जाएगा या तो 6 हो जाएगा CPI, उससे ऊपर था। क्यों हुआ, वही है कोविड-19 प्रतिबंध, लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू। तो इससे क्या हुआ, सप्लाई चेन बाधित हो गया, यानी होलसेल वाले माल भेज नहीं पाए रिटेलर्स को, तो भाई रिटेलर्स के पास चीजें कम है, तो एक तो वो कम होने के कारण महंगी हो जाएंगी, और दूसरा रिटेलर कहेगा भैया मौका लूट लो कमा लो, तो वो क्या करेगा, रेट खुद भी बढ़ा देगा। तो आप देख सकते हैं, अरे हम लोग भी तो लाइनों में खड़े हो गए थे ना, सब खरीद लो, मतलब एक बार जाओ और जितना खरीद सकते हो 2-4 महीने का सामान खरीद लो, खाने पीने का, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अब मिले ही ना उसके बाद। इसीलिए कहा गया है कि 20-21 में 6% से ऊपर था, लेकिन 21-22 अप्रैल और दिसंबर तक का जो आंकड़ा इकोनॉमिक सर्वे में दिया है, और अभी 22 की जनवरी चल रही, तो 5.2 रही है, यानी कि हम लिमिट के अंदर रहे। कुछ टाइम के लिए कोविड का इंपैक्ट दिखा, जब कोविड का इंपैक्ट दिखा तो 6% से ऊपर हो गए, लेकिन बाद में जैसे जैसे अनलॉक 1, 2, 3 और इकोनॉमी इजी होती गई तो हमारी मुद्रास्फीति कंट्रोल में आ गई। इसीलिए हमने पीछे पढ़ा था कि ग्लोबल इन्फ्लेशन अगर देखें तो वो ज्यादा था, उनकी लिमिट से बाहर था, लेकिन हिंदुस्तान प्राय अपनी लिमिट में रहा। तो कोविड का इंपैक्ट जब आप लिखेंगे तो कोविड का इंपैक्ट बताएंगे, बिल्कुल पड़ा, मुद्रास्फीति FIT से फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लक्ष्य को पार कर गई, लेकिन ठीक है ना, तो आप लिखेंगे पार कर गई, वहां पर दिखा हुआ। अब इसके बाद थोक मुद्रास्फीति की बातचीत हो रही, ये तो हो गया रिटेलर की, यानी उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ा। अब आते हैं थोक पर, तो थोक मैंने आपको बता दिया WPI पर आधारित है। इसके दौरान रहा 2020-21 में ये लगभग एक जैसा रहा, लेकिन 21-22 अप्रैल दिसंबर में 12.5% मैंने इसको बता दिया। क्यों, वही बढ़ती इनपुट लागत और वैश्विक कमोडिटी कीमतों ने थोक कीमतों में वृद्धि में योगदान दिया, यानी इनपुट लागत बढ़ गई थी, बस आप ये ध्यान रखिएगा, और कुछ आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं। और वैश्विक कमोडिटी जैसे हम पेट्रोलियम और इन सब को जब क्रूड ऑयल मंगाते हो सब महंगे हो गए थे, तो इनपुट लागत महंगी हो गई थी। अब एक बार बताएं बच्चे, मजा आया कि नहीं मजा आया, एकदम 100% समझ रहे हैं कि नहीं, 100% यानी 100%। तो ये जो लिखा हुआ है इसे क्या इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कह सकते हैं कि नहीं, आयातित मुद्रास्फीति मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह सकते हैं, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, आयातित मुद्रास्फीति यानी WPI, चूंकि हम बाहर से जब क्रूड ऑयल मंगा रहे हैं तो वो महंगे में मिल रहा है, तो फिर हम ऑब्वियस है हमारे यहां जब हम तेल महंगे में पाएंगे, ठीक है, गैस महंगे में पाएंगे, तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, और वो फिर लोगों को पेट्रोल और डीजल के उच्च मूल्यों में दिखेगी। अब अगर डीजल का दाम महंगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उस और जो इंडस्ट्रीज होती हैं सबका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब उत्पादन लागत बढ़ जाएगी तो भाई वो भी तो महंगे में बेचेगा। तो यही है, याद रखिएगा, आयातित मुद्रास्फीति। इसलिए आपको याद होगा मैंने बजट और सर्वे दोनों में पढ़ाया है। जो पहला बजट सर्वे का चैप्टर था तो क्या कि भारत को आयातित मुद्रास्फीति से बचना होगा। तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, कमेंट करिए और अपने घरों में सर हिलाइए। मैं नहीं कह रहा हूं कि अब ठीक है ना, यस सर समझ में आया, या नो सर नहीं समझ में आया,
नहीं समझ में एक बार फिर देखिएगा। तो पीटी में आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के कारक हैं, तो वो मैंने आपको समझा दिया। ये आप मत पढ़िएगा, एक ट्रेंड दिखाया गया तो आप चाहे तो ऐसे देख भी सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि WPI 12.5, CPI-C क्या है, CPI-C जिसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर जिसे हम क्या कहते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है ना, वो है 5.2। अब थोड़ा हेडलाइन भी समझिएगा, ठीक है। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है उसको भी थोड़ा सा मैं यहां पर समझा दूं। दो कॉन्सेप्ट के द्वारा, यानी दो चीजें आएंगी जिसके द्वारा आप इसको समझेंगे। यानी क्या है कि हमें मुद्रास्फीति के दो प्रकार और समझने की आवश्यकता है। पहला है, एक मिनट, हाँ, हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या है, हेडलाइन, और दूसरा है कोर मुद्रास्फीति। हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या होती है, ठीक है ना, क्लियर है। यानी इसको हम एक कहते हैं कि मुद्रास्फीति का नेचुरल डेटा, मुद्रास्फीति का ये नेचुरल, यानी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता, ये एक नेचुरल डेटा होता है, याद रखिएगा, मुद्रास्फीति का नेचुरल डेटा। और ये जो हेडलाइन मुद्रास्फीति ये CPI के आधार पर तैयार की जाती है। किसके आधार पर, CPI के आधार पर। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट है, CPI के आधार पर। इसीलिए आप देखिए यहां पर लिखा भी हुआ CPI-C, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कौन सा, कंबाइंड, यानी रूरल प्लस अर्बन। और अब एक पीटी का फैक्ट आपको मिला कि नहीं मेरे बच्चों, कि जो CPI-C यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड है, रूरल एंड अर्बन, अभी मैंने आपको बताया, एक बार फिर से रिवीजन करा दूं। यानी ये 4 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पढ़ा था आपने यहां पर, एक बार फटाफट देख लीजिए। अरे कहां गया, चलो मिटा दिया मैंने शायद, ठीक है। 4 प्रकार के होते हैं, और फिर उसके बाद हमने देखा था उसमें से चौथा, क्लियर है। तो ये जितने प्रकार के हैं, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो ये पहला जो CPI-C कंबाइंड है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसी के आधार पर क्या करती है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। ये महत्वपूर्ण होता है, इसको हम हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। तो उसका ट्रेंड क्या है, अभी हम 5.2 पे हैं, ठीक है ना। और उसी के बारे में आपको यहां पर बता रहा हूं कि यह मुद्रास्फीति का नेचुरल डेटा, कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। हस्तक्षेप अभी मैं समझाता हूं, जब कोर पढ़ाऊंगा तो कोर क्या हो जाएगा, हस्तक्षेप डेटा है, इसमें नेचुरल नहीं है, हस्तक्षेप किया जाता है। कैसे, अभी मैं बताता हूं, ठीक है ना। CPI के आधार पर नेचुरल नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपने एक नेचुरल, जैसे आपके खेत में फसल तैयार हुई, तो ये बिल्कुल हेडलाइन वाला वैसा है। कोर क्या होता है, बस वो वहां से गया, प्रोसेस्ड होकर के नमकीन बन के आपके पास आ गया, कुछ वैसा है। तो ये CPI के आधार पर निकाला जाता है, आपने पिक्चर देख ली, ठीक है ना। यानी इसको नेचुरल क्यों कहा जाता है, नेचुरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें खाद्य और ईंधन, यानी फूड एंड जो आपका ईंधन है, फ्यूल है, खाद्य और ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को भी सम्मिलित किया जाता है। याद रखिएगा, क्या किया जाता है, खाद्य और ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को भी शामिल किया जाता है, इसलिए इसको नेचुरल कहते हैं। और जो कोर होता है, इस कोर में यही खाद्य और ईंधन अगर हम यहां ट्रांसफर कर दें तो इसमें यह खाद्य और ईंधन शामिल नहीं किया जाता है, इसीलिए इसको हस्तक्षेप बोलते हैं और इसको नेचुरल बोलते हैं। आई होप आप समझ गए। यानी कोर इन्फ्लेशन में वैसे आइटम्स जैसे खाद्य और ईंधन पर ध्यान नहीं दिया जाता है जो कि इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई के ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर के बाहर हो। पॉइंट को फिर समझिएगा, यानी कोर इन्फ्लेशन में कोई आपसे पूछे खाद्य और ईंधन को शामिल क्यों नहीं किया जाता है, तो एक इकोनॉमी का ना अपना एक ट्रेडिशनल डिमांड एंड सप्लाई का ढांचा होता है, ठीक है ना। बट खाद्य और ईंधन तो लगातार फ्लक्चुएट करते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए लगातार ये जो फ्लक्चुएशन इसमें होता रहता है, उससे हम इकोनॉमी का एकदम सही सटीक आकलन नहीं कर सकते। इसीलिए कोर इन्फ्लेशन की संकल्पना लाई गई है कि खाद्य और ईंधन को हटा करके कोर इन्फ्लेशन भी लिखा जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया और खाद्य की कीमत बढ़ गई, तो अब इसका मतलब है क्या होगा, इकोनॉमी का सही डेटा हम कैसे ले पाएंगे। तो एक तो ये होता है,
और दूसरा होता है कोर इन्फ्लेशन। आई होप आप समझ गए कि नहीं समझ गए, एक बार फटाफट मुझे बता दें। तो ये हो गया, यानी देख सकते हैं जनरल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन डिफरेंट प्राइस इंडाइसेस परसेंट WPI। एक बार बच्चे बताएं WPI आपको 100% क्लियर है कि नहीं, कमेंट करिए। सही है तो 100% लिखिए। CPIC, इसको हम हेडलाइन इन्फ्लेशन 100% क्लियर है, यानी हम बेसिक पढ़ रहे हैं। इसके बाद CPI-IW, CPI-AL, CPI-RL, रूरल लेबर, एग्रीकल्चर लेबर, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। आप देख सकते हैं। तो बस मस्त रहिए, ठीक है ना, मस्त रहिए और एंजॉय करिए। सोर्स ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, किस डिपार्टमेंट के अंदर? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये सब आंकड़े इस डिपार्टमेंट के द्वारा संचालित हो रहे हैं, याद रखिएगा। तो मजा आया कि नहीं मजा आया, आप बताएं मुझे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां से। सी यानी अगले पार्ट पे आ रहे हैं, करंट ट्रेंड्स इन इन्फ्लेशन एंड इट्स ड्राइवर्स, मुद्रास्फीति और इसके चालकों में वर्तमान रुझान। तो खुदरा मुद्रास्फीति में हाल के रुझान, मैं ये सब आपको हिंदू में ही बहुत अच्छे से करा चुका हूं। खुदरा मुद्रास्फीति के चालक कौन है? ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति का अंतर, यानी कहां ज्यादा है कहां कम है, और होलसेल इन्फ्लेशन क्या है। कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, अब हम केवल फैक्ट देखने जा रहे हैं। फिर से मैं लिख दूं, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, तो आपको इसमें बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं। तो खुदरा मुद्रास्फीति में हाल के रुझान क्या है, मैं फिर कह रहा हूं कि आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास नए डेटा आने लगे हैं और आपको एग्जाम देना है कब, 5 जून को। और 23-24 वालों को तो आगे, आपको मेंस लिखना है आगे, 5 जून यानी सितंबर को। तो ये डेटा आपके काम का नहीं है, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, वही आपके काम का है। तो ये सब आप मत पढ़िएगा, ठीक है ना, क्लियर है। बाकी मैंने सब जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको बता दिया है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। खाद्य मुद्रास्फीति बताने की आवश्यकता नहीं है, ऑब्वियस है सब में, ठीक है ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो यहां पर CPIC मैंने आपको करा दिया हेडलाइन, कोर इन्फ्लेशन मैंने करा दिया, फूड इन्फ्लेशन आपको पता ही पता, खाने की कीमतें बढ़ जाए। यार कोर इन्फ्लेशन की गणना कैसे की जाती है, मेरे बच्चे बताएं, क्या सीख गए कि नहीं सीख गए, ठीक है ना, ठीक है ना। कोर इन्फ्लेशन अब आप यहां से देख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपसे पूछेगा, इसीलिए मैं इन सब में लेके नहीं जा रहा हूं। अब आते हैं दूसरा, ड्राइवर्स ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन, खुदरा मुद्रास्फीति के चालक। तो अब कहा गया 20-21 अप्रैल से दिसंबर में खाद्य और पेय पदार्थ ने मुद्रास्फीति को बढ़ाया। ये एक PT फैक्ट याद रखिएगा कि फूड एंड बेवरेज ड्रॉप इन्फ्लेशन, इनकी कीमतें बढ़ी, याद रखिएगा। और 21-22 अप्रैल दिसंबर में जो मुद्रास्फीति बढ़ी वो क्यों रही? फ्यूल एंड लाइट ग्रुप्स, यानी कि ईंधन और प्रकाश समूह के कारण, याद रखिएगा, ठीक है ना। फ्यूल एंड लाइट ग्रुप्स, तो ये PT के लिए 2 फैक्ट याद रखिएगा, पहला और दूसरा, ठीक है ना। बस बताने की जरूरत नहीं, बाकी ये आप चित्र मत देखिएगा क्योंकि ये सब आएगा नहीं, ठीक है ना। फिर इसके बाद एक तीसरा ग्रुप भी, मिससेलेनियस ग्रुप, जिसके कारण से इन्फ्लेशन बढ़ा। तो मिससेलेनियस में जैसे मिश्रित होता है ना, मिससेलेनियस मिश्रित, जैसे आप कहते हैं मिश्रित, तो मिश्रित में इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के, ये महंगी हो गई, ऑब्वियस है, लॉकडाउन था तो महंगाई, मतलब ये सब परिवहन और संचार की समस्या तो हो ही गई, याद रखिएगा। और परिवहन और संचार में जो मुद्रास्फीति आई वो क्यों हुई? क्योंकि कच्चा तेल महंगा हो गया, पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतें, ठीक है ना, बढ़ गई, क्योंकि इन पर उच्च कर भी लगते थे, याद रखिएगा। तो बस ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें आपको और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं तीसरा, ग्रामीण शहरी मुद्रास्फीति में अंतर, याद रखिएगा। तो अब ये कहा गया है कि खाद्य मुद्रास्फीति के कारण, यानी कि जो भोजन की कीमत है उसके कारण से, ठीक है ना, दोनों में अंतर देखा गया। लेकिन 18 और 19 में अंतर था, ये भी एग्जाम में पूछेगा नहीं, बस केवल ऐसे सामान्य मस्ती के लिए पढ़ा रहा हूं, नहीं तो आप कहेंगे सर भाग रहे हैं, भाग में नहीं रहा हूं। गुरु माना है तो बिलीव करना है, जो समझाना था कॉन्सेप्ट ताबड़तोड़ समझा दिया स्टार्टिंग में ही। ये थोड़े पूछे, कभी नहीं पूछा कि 18-19 में क्या था, 19-20 में क्या था, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं चौथा, ट्रेंड्स इन होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन, थोक मूल्य। उसमें थोक मूल्य में क्या, तो हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, डबल डिजिट में
चल रहा है, ठीक है ना। ये सब हमने पीछे भी पढ़ लिया, उसी चीज को यहां पर डिटेल में दिखाया गया। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की कीमतों में वृद्धि के कारण। अभी मैंने पीछे कॉन्सेप्ट ही बता दिया, वो जो पीछे मैंने बच्चों कॉन्सेप्ट बताया ना, ये सब यही बातें कह रहे हैं जो मैंने आपको यहां पर कॉन्सेप्ट बता दिया था। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया है, ये वाला कहां गया? ठीक है, आ जाओ भाई। ये वाला, एक मिनट, ये वाला WPI लागत वाला, ये वाला, ये जिसको पता ना वही सारी बातें वहां कह रहा है। और आप 5 जून तक जब जाएंगे तो मुद्रास्फीति तो आप देख ही रहे, हर महीने आ रही है। तो हमें इसके बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। कारण वगैरह भी सब पीछे मैंने बता दिया, लॉकडाउन डिसरप्शन वाला कारण मैंने आपको बता दिया। तो समय क्यों हम व्यर्थ करें, आपका भी और अपना भी। जो चीजें आनी नहीं उस पर फोकस नहीं करना। हाँ, दिया इसलिए गया है कि कुछ बच्चे जैसे बेसिक पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको पढ़ लें, एक कॉन्फिडेंस रहता है कि सर ने सारी चीजें हमें नोट्स के रूप में, कंटेंट के रूप में दे दी है, तो अच्छी बात है, इट्स ओके। तो ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति में अंतर खाद्य कीमतों के कारण ही यह अंतर रहा है। अब थोक मूल्य सूचकांक मैंने पहले ही बता दिया, अभी हम कहां पर खड़े हुए हैं, ठीक है। बट सबसे बड़ा रीजन था ये, आपको जो रीजन मैं पीछे बताया हूं वो रीजन याद करना है। और यहां पर भी होलसेल में क्यों क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की कीमतों में वृद्धि के कारण। इसके अलावा जो खनिज होते थे उसमें भी जो है उच्च वृद्धि दर रही, तो ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद देखिए, बाप रे बाप, एडिबल ऑयल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, यानी खाद्य तेल बड़े महंगे हो गए। तो ये भी, यानी अब आपसे कोई पूछता है कि WPI में जो मुद्रास्फीति रही है उसके सबसे बड़े रीजन तो क्रूड पेट्रोलियम नेचुरल गैस रही है, मिनरल्स में रहा है। एडिबल ऑयल इन्फ्लेशन देख सकते हैं आप 36.4 रहा है, तो ये महत्वपूर्ण रहा है। ये चित्र मत देखिएगा, ठीक है, अब आप देख सकते हैं। तो ये रीजन आपको पढ़ने। हाउसिंग प्राइसेस, आवास की कीमतें कुछ खास नहीं, ठीक है ना। तो अब ये से यार कोविड, लॉकडाउन, उसके कारण हाउसिंग पर इंपैक्ट, घरों का निर्माण धीमा हो गया, आवास परियोजनाएं जो चल रही थी वो रुकी, जो अनाउंस थी वो बहुत धीरे धीरे काम करना शुरू करी। तो ये सारी बातें हैं। जब प्रतिबंध हटा तो ऑब्वियस है कहीं ना कहीं हाउसिंग सेक्टर बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि जो बैंक्स होते हैं, जो मोर्टगेज कंपनियां होती हैं, यानी जो ऋण प्रदान करती हैं रियल एस्टेट वगैरह के लिए, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट घटाए किस पर? होम लोन्स पर। तो ऑब्वियस है रियल एस्टेट चल पड़ा। तो अब कोई अगर आपसे पूछे कि रियल एस्टेट, जैसे कॉमन सी बात है, वैसे भी समझनी चाहिए कि रियल एस्टेट कब अच्छा वर्क करता है, तो रियल एस्टेट तब अच्छा वर्क करेगा, यानी हाउसिंग तब जब बैंक्स, मोर्टगेज कंपनियां, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां अपने इंटरेस्ट रेट को कम करेंगी। ऑब्वियस वो अपने इंटरेस्ट रेट कम करेंगी तो लोगों को घर खरीदने पर कम EMI पे करनी पड़ेगी, तो स्वाभाविक है लोग जो है प्रेरित होंगे। तो बस सिंपल सी बात है मेरे बच्चों, ठीक है ना। ये सारी बातें हैं, इसमें बहुत ज्यादा। अब ये आपके लिए केवल आप इंजॉय करिएगा, जो नए बच्चे होंगे खासकर। तो इसमें शहरों का भी दिया गया है कि सेकंड वेव, फर्स्ट वेव का आंकड़ा है, ठीक है। ये कलर सेकंड वेव का, ये वाला कलर फर्स्ट वेव का है कि उस टाइम पर हाउसिंग का क्या स्थिति रही, क्या नहीं, प्री पैंडेमिक और आफ्टर पैंडेमिक। तो आपको इसको वैसे मत पढ़िएगा, एंजॉय के लिए, जैसे होता नहीं न्यू जनरेशन है आप, तो एक बार दिमाग लगाना चाहिए, इजी वे नहीं तलाशना चाहिए। अंत में आते हैं फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग, औषधियों का अब आप बताने की जरूरत नहीं भैया, ये तो रेट बढ़ेगा। चूंकि जो औषधियों का मूल्य है वो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक संस्था है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, NPPA। ये क्या है? यही नेशनल, अब ये PT का क्वेश्चन हो गया, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, जो फार्मास्यूटिकल विभाग का एक कार्यालय है, यानी उससे संबंधित है, यानी फार्मास्यूटिकल विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स का एक निकाय है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, NPPA, और दवाओं की कीमतों को यही नियंत्रित करता है। तो PT का एक फैक्ट हो गया बस, क्योंकि आपको पता है कोविड, दवा, औषधि, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, कितना एडिटोरियल आपने पढ़ा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इंडिया यहां जाएगा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इंडिया वहां जाएगा, ठीक है।
भारत में असीम संभावना है। कितना एडिटोरियल मैंने करा दिया कि हम अभी कुछ दिन पहले ही, आपको याद होगा, हम लोगों ने किया था कि हम फार्मास्यूटिकल में कैसे ग्लोबल हब बन सकते हैं, जबकि हम अपने जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिसको एपीआई कहा जाता है, उसके लिए हम डिपेंड होते हैं चाइना पर, ठीक है ना, यानी दवाओं में जो कच्चा माल लगता है। तो वो सारी बातें, अब ये पॉइंट आपको देखने की जरूरत नहीं, केवल एक इंजॉय के लिए पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगला, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव फॉर मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई साइड फैक्टर्स, ठीक है ना। तो चेंजिंग प्रोडक्शन पैटर्न्स, यानी हमारे यहाँ क्या प्रोडक्शन में कुछ परिवर्तन हुआ। फिर ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पेरिशेबल कमोडिटीज, जो वस्तुएं खराब हो जाती हैं उनके लिए क्या क्या हमने ट्रांसपोर्टेशन और उनके लिए हम लोगों ने क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं। तो चेंजिंग प्रोडक्शन पैटर्न, ये इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है GS3 इकोनॉमिक्स में जो क्रॉपिंग पैटर्न है, यानी भारत में यूनिट 4 अगर आप देखेंगे क्रॉपिंग पैटर्न है ना, सिलेबस का पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये देखना इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस बार क्रॉपिंग पैटर्न पे प्रश्न आने की संभावना को बताता है कि सरकार किसानों को चावल और गेहूं की खेती से दलहन और तिलहन की खेती में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसका मतलब है इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 यह कहता है कि सरकार भारत के क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव को लाने को लेकर के क्या है, नीतिगत रूप से हस्तक्षेप कर रही है और किसानों को प्रेरित कर रही कि वो दलहन और तिलहन की खेती करें। ऐसा अगर सरकार करे तो इसका मतलब है क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव तो होगा ही होगा, याद रखिए, ठीक है ना। ये क्यों कर रही है, इसके दो रीजन है। पहला कि भाई अगर हम चावल और गेहूं से दलहन और तिलहन की तरफ जाएंगे तो स्वाभाविक है हमारे यहां कृषि विविधता, एग्री डाइवर्सिटी आएगी। क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों, कृषि विविधता आएगी। एक तो अच्छा पॉइंट हो गया, क्योंकि हम गेहूं, धान और गन्ना आधारित क्रॉपिंग पैटर्न लेके चलते हैं तो वो एनवायरमेंट की दृष्टि से भी, जैसे जल संकट की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा इसका जो लाभ होगा, हमारा आयात बिल कम होगा, यानी इंपोर्ट बिल, यानी हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छा होगा, व्यापार संतुलन अच्छा होगा। बिकॉज, और जब व्यापार संतुलन अच्छा होगा तो ऑब्वियस है भुगतान संतुलन भी अच्छा हो जाएगा। तो आयात बिल हमारा कम होगा, क्योंकि हम दलहन और तिलहन यानी कि बड़ी मात्रा में हम आयात करते हैं, ठीक है ना। तो आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा सरकार का यह उत्पादन पैटर्न को बदलने का दृष्टिकोण, तो याद रखिएगा, ठीक है, ये सारी बातें। और फिर उसके बाद सरकार दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ा रही, बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको रटना है आपको। कैसे कर रही, दलहन और तिलहन के अंतर्गत जो भी एरिया आ रहे हैं उनके विस्तार की बात कर रही। फिर इसके बाद हाइब्रिड सीड्स के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि कर रही, यानी संकर बीज लाए जा रहे हैं। इसके अलावा MSP समर्थन और सरकारी खरीद की नीति इनके लिए फ्रेंडली बनाई गई, किसके, दलहन और तिलहन के लिए। तो मेरे बच्चों ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है, ये बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है, यानी ये बहुत अच्छा। अब एक मेंस का क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, मेंस का क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार सरकार भारत के क्रॉपिंग पैटर्न को गेहूं, धान, गन्ना से मोड़कर दलहन और तिलहन की तरफ प्रेषित कर रही है। इस नीति के तहत सरकार के द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की चर्चा करते हुए, कदम हो गए ये वाले कदमों की चर्चा करते हुए इस नीति की व्यावहारिकता एवं उपयोगिता का परीक्षण कीजिए। नीति आपने बता दी, यानी व्यावहारिकता या उपयोगिता का मतलब होता है इससे क्या लाभ होगा। तो लाभ तो मैंने अभी अभी यहां पर बताया, सारे लाभ वो लिख लीजिएगा। इसके साथ साथ, यानी इंपोर्ट बिल वगैरह जो भी बताया, इसके साथ साथ आप एक पॉइंट लिख लीजिएगा, भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ा रही है, ये उनको आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद करेगी, यानी उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। अब फिर उसके बाद बजट भी लगा दिया गया है, एग्रीकल्चर फॉर न्यू इंडिया। तो आप देख सकते हैं, यानी PPP मॉडल पर, सरकारी निजी सहयोग के मॉडल पर किसानों को
क्या दिया जाएगा? डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान की जाएंगी, यानी किसानों को प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ा जाएगा, उसमें निजी क्षेत्र की भूमिका, ये बजट कह रहा है। इसका मतलब है कि ये जो नया क्रॉपिंग पैटर्न है उसको बजटीय समर्थन भी दिया गया है। किसान ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे एग्रीकल्चर को और बेहतर बनाया जा सके। तो ये सारी बातें हैं, याद रखिएगा। एग्रीकल्चर में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है, इस सब बजट में हम लोग विस्तार से पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा। तो बस और बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग अभी सर्वे ही पढ़ रहे हैं, इसको आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। मैं काट देना, चूंकि सर्वे का रिदम ना टूटे, बस याद रखिए। अगला आखिरी, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव फॉर मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई साइड फैक्टर्स। खराब, अब इसमें जो फोकस किया गया, खराब होने वाली वस्तुओं के लिए परिवहन और भंडारण के बुनियादी ढांचे पर ध्यान, यानी ऐसी वस्तुएं जो खराब हो जाती है। यानी कौन सी वस्तुएं खराब हो? कृषि का रॉ मटेरियल, जैसे दूध है जल्दी खराब हो सकता है, पनीर है भाई खराब हो सकती है। तो यानी यहां पर यह कहा गया है कि सरकार इस पर फोकस की है, तो इससे जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा मिलेगा, यह आप ध्यान रखिएगा बस, ठीक है ना। और फूड प्रोसेसिंग आपके सिलेबस का एक पार्ट है। और थैंक यू सो मच। इसी क्लास के बाद तुरंत आपको अगली क्लास भी मिलेगी, यानी चैप्टर नंबर 6, सतत विकास। तो इसका मतलब है कि आज हम 2 चैप्टर, कल फिर 7 और 8 नंबर चैप्टर हो जाएगा, और परसों 9 और 10, और अगले दिन चैप्टर नंबर 11 इकोनॉमिक सर्वे का मेरा वादा कंप्लीट। थैंक यू सो मच। जय हिंद। लेट्स करेक्ट बच्चों। बट ये हमेशा याद रखिएगा मेरी मेहनत को, क्योंकि आप खुद देखिए कि जिस मतलब अच्छे ढंग से विद अच्छे कंटेंट के द्वारा मैं सर्वे पढ़ा रहा हूं। आप पूरा यूट्यूब खंगाल लीजिए, पूरा एक क्रॉस यूट्यूब, कहीं ये कह दिया गया है कि इकोनॉमिक सर्वे इस बार का बेकार है। आप चेक करिए, बहुत से लोगों ने, विद्वत लोगों ने कह दिया है कि इस बार का इकोनॉमिक सर्वे बेकार है। तो और आपके सामने इसकी कितनी उपयोगिता है मैंने प्रूफ कर दी है। और तो इसलिए कभी कभार मेरी क्लासेस आगे पीछे अगर हो जाती हैं तो उसके लिए आप लोग कभी नाराज मत होइए, या कोई कोर्स चलता है रुक जाता है, कोई कोर्स मतलब कोई एकाध, चूंकि हिंदू मैं पढ़ाता हूं, 2 घंटे का मेरा हिंदू का लेक्चर होता है, आप सबको पता है। लोग 15-20 मिनट आधे घंटे में निपटा देते हैं, लोग उनकी तारीफ करते हैं 15-20 मिनट वाले बड़ा अच्छा बता रहे हैं। अरे 15-20 मिनट हम लोग केवल यूपीएससी के क्वेश्चन का IQ करते हैं। तो इसलिए मोहब्बत बनाए रखिएगा, और इससे मुझे मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी। ये नहीं होना चाहिए यूट्यूबिया एक प्रकार का बना लेना है, मैं गुरु हूं, मैं यूट्यूबर टाइप का नहीं हूं कि अब इतने मिनट पे आना है। भाई जब हमारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, लेट आए विलंब आए 5 दिन बाद आए, लेकिन जब आए तो बच्चों को एकदम झुमा दें, यानी आपको लगे कि आप एग्जाम पास करने जा रहे हैं। और आप लोग सोचिएगा इस चैप्टर के बाद मुद्रास्फीति को जिस तरीके से मेंस के लिए मैंने कन्वर्ट किया, प्री के लिए तो सब पढ़ा सकते हैं, लेकिन मेंस के लिए जैसे जो पॉइंट मैंने कन्वर्ट किए, आप सोचिएगा कहां पर आपको पढ़ने को मिला। और मैं कॉमन विद्यार्थी हूं, आप ही की तरह यूपीएससी का एस्पिरेंट, और तमाम दिग्गज अर्थशास्त्री यूट्यूब पे हैं। आप एक बार सबके लेक्चर को खोल करके देखिए कि हमारा लेक्चर कहाँ है, उनका कहाँ है। अगर उनका अच्छा है तो आप मुझे तुरंत छोड़ दीजिए, लेकिन अगर अच्छा है तो बस पकड़ लीजिए कि बंदा ईमानदार है, पकड़ के चलते रहो। थैंक यू सो मच। जय हिंद। लेट्स क्रैक इट।